ठीक है। देखो ये 2013 का जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में ओनली जस्ट इसी पेपर से 2021 में 23 क्वेश्चन आए थे, 23 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पेपर से। और हर बार ये मान के चलो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस पेपर से। ओनली 2013 का पेपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में मान के चलो मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10, क्या यहाँ देखो 23 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका R&D अच्छे से कर लेना, एक एक चीज़ क्वेश्चन के बारे में आइडिया पता होना चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आइडिया रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अब देखो लोक लेखा समिति की संसदीय समिति। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हो चुकी है। अभी अपन 2 साल का पेपर किए हैं, उसी में रिपीट हो चुकी है। अब मैंने उस दिन बताया था कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, लोक लेखा की संसदीय मतलब अकाउंट को चेक करती है, कैग की रिपोर्ट को एनालाइज करती है ये। अब देखो लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। अब मुझे बताओ पहली बार लेखा के बारे में, तो याद रखना कि राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ये तो लोकसभा से बोल रहे तो गलत है। लोकसभा से कितने रहते हैं? 15 सदस्य। तो एक तो चीज़ याद रखना, फैक्ट गलत है। दूसरी बात ये पता होना भी चाहिए थोड़ा। एक ये भी लॉजिक सोचो कि आप जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें जो है धन निकालने के लिए संसद की जरूरत होती है। संसद में कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आती है, और वो राष्ट्रपति आता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये सिंगल सेल ही कर पाएगा। ऐसे तो बीजेपी पता नहीं कितना धन निकाल लेगी, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी देखो यही, आप देखो दूसरी बात मैंने क्या बोला था, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें तीनों के तीनों सही होंगे नहीं जब तक वो साइंस वाला एप्लीकेशन का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, इम्पैक्ट वाली कोई बात ना कर रहा हो, वाइड डिमांड ना हो क्वेश्चन की। ठीक है, या वो कोई पॉल्यूशन वाली एमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीनों के तीनों गलत होने के चांसेस सभी रहता है। गलत जब सारे फैक्ट हो, एक्सट्रीम बढ़ दिया हो, तभी है। और मोस्टली अपना जो गोल्डन रूल है कि भाई 3 में से 1 कट गया तो 2 स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, अगर वो जनरल स्टेटमेंट है तो। बस ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो इसमें देखो, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो 100% सही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो आराम से है, वही काम कर रहा है जो इसमें इसका डेफिनेशन है। आगे देखो मैंने बोला था ये क्या की रिपोर्ट की जांच करता है, भारत के नियंत्रण माल लेखा परीक्षक। अभी लेखा यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो ये तो हो गई। लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है, जनरल स्टेटमेंट है। और मैंने सोचो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, अब की बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऑटोमेटिक 2 स्टेटमेंट सही है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के वर्ड याद रखना। समकालीन जो वर्ड होते हैं मोस्टली यूपीएससी गलत देता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब यही क्वेश्चन आपको 2019 में मिलेगा, 2018 में मिला है, और आगे भी रिपीट होने के चांसेस रहेंगे इसके। त्यागराज से भी पूछा यूपीएससी ने, गुरु नानक से भी आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। दादू दयाल से नहीं पूछा, तो अब दादू दयाल के बनने का चांसेस रहेंगे, ये चीज़ याद रखना। अभी बोल रहा है कि इनमें से कौन से उस समय उपदेश देता थे जब लोधी वंश का तो पतन हुआ। याद करो जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में, तो लोधी वंश का पतन तभी होता है, बाबर सत्तारूढ़ तभी आता है, कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध है तो लोधी वंश के जो है शासक और बाबर के साथ होता है। तो अब ये 1526 की बात करें कि इस टाइम पीरियड में कौन था। अगर थोड़ा बहुत भी एक रफली आइडिया होगा, त्यागराज जो है 17वीं सदी में था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वैसे भी दूसरी बात, 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट में से एक ही सही होगा, ये चीज़ याद रखना। तीनों गलत होंगे नहीं, तीनों सही होंगे नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट में से पूछ रहा है, सारे के सारे आज नहीं जाएंगे ना, तो इसमें से एक ही सही होगा। अब देखो कौन सही है। देखो ये 17वीं सदी में है त्यागराज जो है, और ये याद रखना कर्नाटक संगीत के बहुत अच्छे जानकार है। और यूपीएससी ने आगे जाके इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। 17वीं सदी में थे, 1767 से लेकर 1847 तक। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड याद रखना। गुरु नानक याद रखना कि 1469 से लेके 1539 तक थे। अब याद करो ये 1526 के पीरियड की पूछ रहा, हाँ तो ये इस टाइम ये तो थे ज़रूर। ठीक है, दादू दयाल याद रखना कि बहुत पुराने हैं, अहमदाबाद। ठीक है, ये मतलब जो गुजरात वाला इलाका है उधर ये प्रचार वचार करते थे अहमदाबाद में। और इनका टाइम पीरियड है 1544 से लेकर 1603। आज जो मैंने ग्रुप में जो PDF भेजी है ना, 3 PDF, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तमिलनाडु बोर्ड वाले हिस्ट्री में जो मैंने मैप वाला क्वेश्चन भेजा है,
वहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिलेगा और उसमें सारा दिया हुआ, जितने भी संत है भारत के, कहाँ कहाँ पे उनका जन्म हुआ, किस टाइम तक वो रहे, सब कुछ। और यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पहली बात, ये बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में। तो उस टाइम की पीरियड पूछा, तो उस टाइम में ओनली गुरु नानक रहेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये पेपर देखो, इस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस इसलिए रहते हैं। जैसे 2021 में 23 क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसी पेपर से डायरेक्ट। इसका रीज़न है कि ये पूरा पेपर फैक्चुअल है। अब देख रहे हो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे लग नहीं रहे, फैक्चुअल है, पूरा पेपर फैक्चुअल है। तो इसीलिए चीज़ याद रखना, फैक्चुअल है पेपर है, हर साल इससे 5-10 क्वेश्चन आते हैं। और आपके 2024 में भी इससे 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। अभी देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो। तो 1 2 3, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। पारितंत्र में इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं की याद करो, इसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए मैं फिर बारह बता रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चनों को माइंड में रखोगे पेपर में, तो 2-3 क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव जो अपघटक जीव कहलाते हैं? याद करो, 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन, डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या क्या होते हैं? अब देखो, अपघटक पूछा तो स्पेसिफिक डिमांड है क्वेश्चन की, ध्यान से समझना इसका। तो तीनों के तीनों कभी सही नहीं होंगे, तीनों गलत कभी नहीं होंगे, 2 जरूर सही होंगे। देखो, अब इतना पता है कि विषाणु तो वायरस होता है, ये तो गलाने का काम कब से करने लगा, ये तो उल्टा चेन श्रृंखला के तहत जोड़ता चले जाता है। तो ये तो नहीं है यार, ये दोनों है, कवक और जीवाणु, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड रहती है जब एलिमिनेशन से आंसर आता है। अब इधर आ जाओ 54, देखो ध्यान से देखना। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र, ठीक है, मछली क्षेत्र जहाँ पे होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझ रहे। अब मैंने क्या बोला था, इस टाइप क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, गलत नहीं होने चाहिए। अभी इसका देखो, अब पूछ रहा कि भाई मछली क्षेत्र कहाँ पे होगा। अब देखो 2 ऑप्शन सेम, आंसर इन्हीं से आएगा। ऑटोमेटिक ये कट गया। नदी सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित होता है, उससे क्या मतलब, प्रचुर मात्रा इस टाइप का, मैक्सिमम जो एक्सट्रीम वर्ड है वो ऐसे कट जाएगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अरे ठीक है, महाद्वीप सेल तरंगित है, ये कोई मतलब अलग ही जो चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अपने को पता लगे आंसर इन दोनों में से ही है। मैं फिर बार बताऊँ, यूपीएससी हेल्प करते हैं, बस आपको पकड़ना है। अब ध्यान से देखना, कोष्ण तथा शीत, यहाँ पे भी कोष्ण तथा शीत की बात कर रहा है, पर यहाँ वायुमंडलीय धारा है। अरे भाई, वायुमंडलीय धारा कहाँ, मछली जल में पाई जाती है, तो सागरीय धाराएं चाहिए, आंसर आ गया। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये टेक्निक पकड़ लो, और ये कम से कम इस टाइप के जो क्वेश्चन है, लगभग ये मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे। सोचो, ये टेक्निक सीख गए अच्छे से, 30 में से मान लो 40 क्वेश्चनों में से आराम से 30 क्वेश्चन सही कर लिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी इन्हीं क्वेश्चनों के थ्रू। दूसरा, वो 3 स्टेटमेंट वाले 25 से लेके 30 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड में जब पीटी से पहले, जब 10-15 दिन पहले मैं कुछ साइंस बताऊंगा कि मतलब पेपर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। जैसे मान लो इस टाइप क्वेश्चन को एक साथ करना, ठीक है, जो 3 स्टेटमेंट वाले उनको एक साथ करना। क्योंकि मैंने जो आज जो मैंने फाइल भेजी थी यार, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को देखो जाके अच्छे से। तो वो साइंस है भाई, उसमें अपन फिर प्रोबेबिलिटी अपन रिस्क लेंगे उस अकॉर्डिंग। तो वो मैं बताऊंगा आखिरी के दिनों में कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है, ये साइंटिफिक है काम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ध्यान देखो, अगला क्वेश्चन मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये अच्छे से कर लो, ये पढ़ लो, अब ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो भाई, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, निम्न में कौन सी विषुवत वनों की अद्वितीय विशेषता है? विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, ध्यान से, किसका विषुवत वनों का मतलब इक्वेटर फॉरेस्ट जो है उनके बारे में विशेषता पूछ रहा है। अब इक्वेटर फॉरेस्ट याद रखना कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ यहाँ तक होते हैं। अब ध्यान से समझना। अब देखो, इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे सनलाइट पड़ती रहती है, हमेशा सनलाइट पड़ रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर क्रिएट होगा, लो टेम्परेचर क्रिएट होगा तो हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी तो बरसात होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, जब बरसात रहेगी, मैंने बोला था इक्वेटर वनों को ही सदाबहार वन भी बोला जाता है। अब ये सोचो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने बोला था इनकी हाइट है 60 से 70 मीटर तक पाई जाती है। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरट निरंतर वितान बनाते हैं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, एकदम पूरा अच्छे से दिया हुआ। जनरल स्टेटमेंट है, एकदम लॉजिकली अपन ने जो सोचा है, लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, बस वही बोल रहा है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दे रहा, एकदम सही है, जनरल स्टेटमेंट है। आगे बढ़ो, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। अब देखो ध्यान समझना,
ये कोई एक्सट्रीम नहीं है, बोल रहा है भाई जब तक ये एक चीज़ याद रखना, पहली बात तो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना उसमें भाई लोग जा ही नहीं पाते हैं, बहुत सारी वहाँ पे इतना डेंसिटी रहता है, अंधेरा रहता है दिन में भी, तो बहुत सारी से कोई एग्जिस्टेंस पाया जाता है। तो मैं फिर बताऊँ यूपीएससी अब इसको गलत नहीं करेगा, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अस्तित्व हो, वो खुद ही एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो सही होगा। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्वानता हो, ये खुद अभी देखो पॉसिबिलिटीज वगैरह, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। इंग्लिश में पढ़ो, द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, एकदम जनरल स्टेटमेंट, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, तीनों के तीनों सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये पढ़ लो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है। विश्वत्य उष्णकटिबंधीय वन है, ये सब इस टाइप के जितने भी प्रकार के वन है सब पढ़ लो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, छठी से 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट वहीं से मिलेंगे, ठीक है। अब 1 2 3 4, अब देखो यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, 2021 में रिपीट होगा, आगे 2023 में भी रिपीट हो रहा है, हर अब की बार भी आया था। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट हो रहा है। अब देखो कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होता है आपको करंट अकाउंट। बस ये बीओपी पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीओपी, ये बीओपी के पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट होता है। अब ध्यान से समझना उसमें क्या क्या आता है। अब देखो विदेशी ऋण है, याद रखना कि इसी में ही आता है। विदेशी ऋण सरकार क्यों लेती है, कैपिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, एकदम सही बात है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस में आता है, जैसे रोड में आ गया, कंपनियों में आ गया, ये भी एकदम कैपिटल रहेगा, ठीक है, ध्यान समझना। पोर्टफोलियो निवेश मैंने बोला था, जो शेयर मार्केट में आता है, तो बहुत सारी कंपनियों को वो शेयर खरीदते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है ना। अब देखो ये 3 है। निजी प्रेषित धन जो रेमिटेंस भेजा जाता है वो आएगा करंट अकाउंट में, क्योंकि लोगों के व्यक्तियों के काम आता है, घरों में जाएगा, ही सरकार में से ले जाएगा, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बीओपी पढ़ लो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीओपी में हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी बार आया था कैपिटल मार्केट का और मनी मार्केट का क्वेश्चन। अब इधर देखो, इधर कैपिटल अकाउंट पूछ लिया, इधर करंट अकाउंट के बारे में पूछ लिया। अब ये सब चीज़ें अच्छे से करके रखो, अब ये गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन। अब देखो यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसी पेपर से 2021 में 23 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। ध्यान से समझना। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। भित्ति मतलब दीवारों पे चित्र बने हुए, ठीक है, जैसे सबसे पता अपने को लगता है भीमबेटका की गुफाओं में था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब है वो दीवारें बनी होनी चाहिए पत्थर की, ठीक है, या मतलब चट्टानों की बनी होनी चाहिए, ठीक है। भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। याद रखना अजंता की गुफाएं याद करो, वहाँ पे अजंता की गुफा में बहुत ईश्वर से रिलेटेड पद्म पाणी के है, ठीक है। याद करो बुद्ध जो मार विजय के बारे में है, उसमें एकदम अच्छे तरीके, ये तो 100% आएगा। और जो अपन पीवाईक्यू के एनालिसिस उसके आधार पर ही बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे आंसर आएगा, ठीक है। लेपाक्षी मंदिर है, आज आप कोई से भी मंदिर में चले जाओ, कभी भी, जैसे किसी भी मंदिर में चले जाओ भारत में, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बना रहता है, चित्रकला कुछ ना कुछ बनी रहती है, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये सांची स्तूप में क्यों नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस स्तूप कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये गोलाकार अंडाकार भाग होता है, फिर यहाँ पे हर्मिका होती है, फिर ये यष्टि होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 ये वर्ताकार होते हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पवित्र स्थान रखा जाता है, फिर इसके बाद में चारों तरफ मेदी रहता है, ठीक है, फिर तोरण द्वार यहाँ पे ऐसे रहता है। सोचो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अरे पूजा भित्ति मतलब अंदर, अंदर कहाँ पे बनेगा, इसमें कुछ ही नहीं बनेगा। तो सांची स्तूप नो, आंसर दो। लॉजिक समझ में आया, समझो ये बनता ही ऐसे, जैसे मान लो कटोरा उल्टा रखो, उसके ऊपर कुछ रख दो, माचिस रख दो, बस। अब वो पूछ रहा भित्ति है तो बाहर का ढांचा, अंदर तो ढांचा कुछ रहता ही नहीं है उसमें। जब अंदर ढांचा कोई रहता ही नहीं तो उसमें भित्ति चित्रकला कैसे बनेगी। लॉजिकली सोचो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थोड़ा देखो, लेपाक्षी मंदिर याद रखना विजयनगर साम्राज्य में बना है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और जो अजंता की गुफाएं वाकाटक राजा हरिसेन ने बनाई थी वो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इनका R&D अच्छे से कर लेना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, अब इतना सा तो काम कर ही लेना। और जो R&D करे उसका देख लेना, 100+, 120+ नंबर आएंगे अच्छे से जो करके रखेगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं नहीं, मैं क्यों काटो, ये तो बोले इस पैटर्न में आया। अब देखो इस टाइप के उसमें मैंने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट सही होगा, एक गलत होगा, बहुत रेयर चांसेज होंगे दोनों सही होंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो
भारत में बोल देते, स्पेसिफिक बोल दिया है। अब स्पेसिफिक बोल दे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक दोनों सही होंगे नहीं, काट दो इसको तो। अब ध्यान से देखना, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में, ठीक है, फिलोसफिकल जो है सांख्य संप्रदाय, ये है ना 6 के 6 संप्रदाय पढ़ के रखना, आगे जाके यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ध्यान से देखना, सांख्य संप्रदाय के बारे में, अब देखो उसके बारे में पूछ रहा है भारत में, जो भी खास तौर से सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। मैंने क्या बोला, जहाँ नोट लगा देता वो स्टेटमेंट गलत बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। चलो मान लो कि आपको नहीं मान लो कि नहीं पता, चलो ठीक है ना। अभी देखो ना, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, अभी देखो ध्यान से देखना। चलो अभी मैं इसको मान लिया कि चलो ठीक है, मुझे नहीं पता सही है गलत, सांख्य पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। चलो मान लिया कि भाई आत्मा भी नहीं मानता, रीबर्थ होता उसको भी नहीं मानता। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, सांख्य की मान्यता है, ठीक है, मान्यता है कि आत्मज्ञान ही, अरे याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी का ये नेचर है, जब भी वो कोई स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो एक स्टेटमेंट में पक्का उसको परिभाषित करता है, ये चीज़ याद रख लेना। अब वो देख लेना, अब आपको पकड़ना हो किस में परिभाषित करा, देखो यहाँ ये परिभाषित कर रहा है, ये डेफिनेशन है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य का प्रभाव अथवा कारक। एकदम सही बात बोल रहा है। अब सोचो यहाँ पे बोल रहा आत्मज्ञान, और जब यहाँ बोला कि आत्म को नहीं मानते तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब जब विरोधाभास हो गया दोनों स्टेटमेंट, अब तो 100% अपने को पता है कि दोनों में से एक जरूर सही होगा और दोनों कभी सही होंगे नहीं। तो ये देखो, अब देखो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला था, वो एक डिफाइन करेगा, तो ये देखो ये डेफिनेशन है, ये कभी 100% गलत नहीं होगी, ये तो गलत होगा। यहाँ पे क्यों नोट अपन जाते, नोट जब जोड़ देते तो गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है। गए आंसर बी आ गया अपना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब आगे देखो, देखो एक चीज़ याद रखो, मैं इतनी सारी ट्रिक बता रहा हूँ, बार बार उसको अप्लाई करना सीखो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्या है, सीख के क्या ही कर लोगे जब उसको अप्लाई नहीं करोगे। तो अप्लाई करो, उधर पेपर 2023, 22, 21, 20 ऐसे लगाते आओ, इधर से ऐसे चलते जा रहे हैं, फिर उससे उल्टा करना, फिर अपन ऐसे 16 से उधर आगे बढ़ेंगे तो इधर उल्टा लगाने शुरू कर देना, पेपरों को बार बार लगाओ। अभी लास्ट मंथ है, इसमें यही काम करो और कुछ ही नहीं करना है। अब तो ध्यान देखना, भारत के संदर्भ में स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया तो तीनों के तीनों सही होंगे नहीं, तीनों गलत होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो सही जरूर होगा। संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है, निम्नलिखित कौन कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जिसका मतलब ये होता है कि जो परंपरा के तहत माने जाए हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो संविधान में दिया तब माने जाता है, ऐसा नहीं है, बस संस्थागत है, माना जा रहा है हज़ारों सालों से। जैसे ब्रिटेन में खास तौर से बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, इम्प्लाइड द इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, इंग्लैंड में ज़्यादा होता है। अब चलो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, हाँ एकदम सही बात है, पर अमेरिका में नहीं होते, याद रखना, वहाँ पे अलग होता है, पर भारत में तो होता है। भारत की बात पूछ रहा अपने को, हाँ एकदम सही बात है, ये तो होता है, 100% होता है। अभी देखो ना, जो जितने भी मिनिस्टर है वो सब संसद के पार्ट है ना, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, सदस्य है ना वो। क्योंकि याद करो वो कॉन्सेप्ट जो अपना आगे क्वेश्चन एक आया था कि 6 महीने तक के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मंत्री का पद हो चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो ये 100% सही है ये बात। तो आगे बढ़ो, अब तो जनरल स्टेटमेंट है, कोई खास बात भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते, एकदम सही बात है। याद करो, अविश्वास प्रस्ताव को यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, जो जब तक विश्वास है तब तक मंत्री रह सकते हैं ना, जब अविश्वास आ गया, अविश्वास पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। एकदम जनरल स्टेटमेंट, एकदम सही बात। अब मैंने बोला था ऑप्शन क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मैंने पढ़ लेता, अब ये तीसरा गलत क्यों, अरे याद रखना, ध्यान से, मैंने बोला था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हमेशा वो चेंज करता है। अब देखो यहाँ पे भी यही किया, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत। राज्य का अध्यक्ष हमेशा याद रखना राष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरी बात, एक लॉजिक और सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। एक तो ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट आगे जाके इन्हीं में क्वेश्चन बनाएगा। जब भी वो ऐसे बोले एज इट इज़ कि ये काम यही कर रहा है, ये भी यही करता है, इस टाइप का याद करो। कल भी मैंने एक लॉजिक बताया था, वहाँ पे भी कटा था और यहाँ पे भी कटेगा और आगे भी कटेगा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यहाँ पे जैसे इंग्लिश में होगा कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो, तो वो कभी सही नहीं है, याद रख लेना चाहिए। एज इट इज़ इस टाइप के वर्ड याद रखना, वो गलत होते हैं हमेशा। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें पकड़ना कि कहाँ पे वो ऐसी बात कर रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब तो ध्यान से देखना, 1 2 3 नन ऑफ द अबव।
अब देखो महाद्वीपों के अंतःस्थों का, अभी देखो यही क्वेश्चन 2023 में आया था, यही क्वेश्चन सेम रिपीट, मैं बोला हर साल रिपीट होते हैं, हर साल। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस पेपर को 2011, 12, 13, 14, 15 इन पेपरों को तो घोट के पी जाना, कम से कम आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 2024 में, यहाँ से देख लेना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये पेपर है ना कहीं मिलते भी नहीं, बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया भी नहीं होता है। सब लोग 2013 से 14 से या 14 से देखना शुरू करते हैं पेपर। तो मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठा उठा के पूछती है। और 1995 से कर लोगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो ये चीज़ याद रखना। अब तो यही क्वेश्चन 2023 में आया, ये वाला जो लाइन है यही क्वेश्चन बने थे उधर। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। मैं इसको लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक समझ लो। एनसीईआरटी पूरा अच्छे तरीके से दिया है, वो समझो पहले, ठीक है, क्या होता है ध्यान समझना, फिर क्वेश्चन पे आता है बाद में। देखो ध्यान से देखना, ये कोस्टल एरिया इंडिया का, ठीक है, ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो कोस्टल एरिया में अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा, वहाँ पे हमेशा कभी सर्दी नहीं पड़ती है। वहाँ पे हमेशा जो तापमान है या 20 डिग्री से लेके, मतलब 20 डिग्री से लेके 25, 26, 30 डिग्री तक ज़्यादा, ना तो सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी होती। इसका रीज़न क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका रीज़न ये होता है कि पानी की जो है, जल की एक विशेषता होती है। एक तो वो जितना जल्दी, मतलब गर्म होने में भी टाइम लगाता है, ठीक है, और ठंडा होने में भी टाइम लगाता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो लैंड में जो सॉइल होती है, सॉइल ध्यान से समझना, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो अब ध्यान से समझना लॉजिक, अब क्या होता है ध्यान से देखना। अब जैसे समुद्र तटीय इलाका है, यहाँ पे देखो पानी, मान लो धूप निकली 6-7 बजे, धूप हुआ, टेम्परेचर पानी को गर्म होने में टाइम लग जाएगा 12 बजे तक, पानी गर्म होगा, ठीक है, पानी मान लो गर्म हो गया। अब लैंड है, यहाँ पे क्या होगा, लैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, ठीक है। तो लैंड देखो ध्यान समझना, अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम हाई प्रेशर रहेगा, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम होने लग जाएगा शाम होते होते, तो फिर वापस यहाँ क्या करेगी, यहाँ हवा फिर ऐसी उल्टी चलने लग जाएगी। इस कारण से क्या रहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, ठीक है, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ उल्टा कैसे होता है, दिन में मान लो सूर्य पड़ा ज़मीन पे, तो जो है मतलब सोइल की जल्दी गर्म होती है, तो एकदम गर्मी बढ़ेगी बहुत फास्ट। जैसे अभी देखना, राजस्थान में मोस्टली आप जाओ तो दिन में तापमान 50 से लेकर 55 डिग्री तक चले जाता है गर्मियों में, परंतु वही उसी क्षेत्र का ध्यान समझना, रात में तापमान चले जाता है 15 से 20 डिग्री। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पे क्या रहता है, जैसे मान लो कि दिन का तापमान है मान लो कि 25 डिग्री, तो रात का रहता है 20, इससे ज़्यादा नहीं होता, मतलब 5 डिग्री का ही अंतर है। सोचो यहाँ पे 20, 30 डिग्री डिक्लाइन चले जाता है। अब वो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अब ध्यान से पढ़ो। महाद्वीपों के, ठीक है, ध्यान देखो, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। देखो मैंने बोला था ना, ताप परिसर देखो, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 5 डिग्री है, तो एकदम सही बात है। और यही जाके आगे क्वेश्चन बना था, ये चीज़ याद रखना। अब ये पूछ रहा है इसका कारण क्या है, तो कारण मैंने क्या बोला था, एक ही होगा, स्पेसिफिक होगा। अब देखो सारे के सारे तो कारण नहीं होंगे ना, अभी देखो ध्यान देखना। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा अपने को, इसका भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, मैंने यही बताया ना, यहाँ पे भाई लैंड में और यहाँ पे समुद्र का रहता है, यही कारण होता है जो इसको टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। तो ये तो 100% सही आएगा। अब देखो अगला देखो, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब फिर मैंने बोला कारण होगा तो एक स्पेसिफिक रीजन कारण होगा ना कि वो याद रखना, ये चीज़ सारे के सारे कारण नहीं होंगे, ठीक है। अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्वानता, उल्टा तेज पवनों की विद्वानता, ये सब चीज़ें नहीं है, सबसे मेन चीज़ है तापीय अंतर, ये चीज़ याद रखना। ताप परिसर से तापीय अंतर, ये सब नहीं आएगा। तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा, ये सब नहीं, ये लॉजिक है ही नहीं, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो ये चीज़ याद रखना, यही क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे महाद्वीपों महासागर ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया, फिर पढ़ लेना इसको अच्छे से, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखो ये कोयले के बारे में 2011 का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 2012 में भी आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन 2020 में मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण, मैंने बोला ही था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, भारतीय कोयले में सबसे ज़्यादा राख होती है, उच्च भस्म अंश, ये तो 100% होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, भारतीय कोयला अच्छा नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें हाई जो है ये होता है, राख होती है। अब देखो अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, जिसमें सल्फर ज़्यादा अच्छी होती है,
ठीक है। अब देखो निम्न सल्फर अंश है, ठीक है, तो ये तो होगा ही, ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो निम्न बसम संगलन तापमान होता है, ठीक है। अब ये देखो ये एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यहाँ पे निम्न नहीं होता, ये उच्च होता है, ठीक है। अगर निम्न होगा तो अच्छा होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है एक दूसरे के साथ। निम्न बसम संगलन तापमान नहीं, उच्च बसम अंश है, ठीक है। तो उसके लिए स्वाभाविक बात है उच्च बसम वो संगलन तापमान ही होता है, ठीक है। वैसे भी याद रखना, 3 क्वेश्चन कभी वो हो गए नहीं। और मैं फिर बताऊँ ये चीज़ याद रखना, भारतीय कोयले की विशेषता, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये सब चीज़ें, कोयला कहाँ पे कैसा कोयला होता है, क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये आगे भी क्वेश्चन बना, 4-5 बार क्वेश्चन बन चुका, 2011 में बना, 12 में बना, 13 में बना, आगे भी बनता जाएगा। कोयला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी हमेशा फंसाता है। और मैंने बोला था देखो सल्फर अंश कम है तो स्वाभाविक सी बात है कोयला, भारत का कोयला अच्छा नहीं है, इसलिए तो अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो उसमें मैंने बोला था कि हाई एस एंड, यहाँ पे देखो ये पढ़ो, हाई एस कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लो एस फ्यूजन टेम्परेचर है नहीं। ध्यान से समझना, अगर ये कम होता, ये लो होता, तब अपने को कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मैं फिर बता रहा हूँ ये कोयला वाले भी, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ लेना, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4, अब ध्यान से देखना। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है। अब देखो चारों तो कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है नहीं, प्रभाव वाला क्वेश्चन है नहीं, चारों कभी सही नहीं होंगे। अब ध्यान से समझना, वे साधारणतः, ये जनरली बढ़ाता हमेशा सही होता है, याद रखना, साधारणतः लाल रंग की होती है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये सही है, साधारणतः वर्ड बोल दिया, जनरली है, लाल रंग की होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगला देखो, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। मुझे बताओ अगर भारतीय मिट्टियाँ, पहली बात तो अगर नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती तो मुझे बताओ यूरिया क्यों डाला जाता है, एनपीके रेशियो, भारत तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यही तो है। पोटास से समृद्ध कहाँ है भाई, ये चीज़ याद रखो, समृद्ध नहीं होती है, तभी तो अपन ये डाला जाता है। एनपीके रेशियो याद है, 4:3:1 होना चाहिए, जो नहीं होता है भारत में, ये याद रखना, ये चीज़ उल्टा कमी होती है, पोटास की, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए तो यूरिया इतने सारे वो अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ध्यान से समझना, उनका राजस्थान, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ठीक है। चलो अब पहली बात तो एक चीज़ याद रखना, लाल रंग की मिट्टी है ना, जैसे अगर पहली बात तो इतना से अगर आप राजस्थान से यूपी से, तो आपको पहली बात देखने को मिलेगी नहीं। अब उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती नहीं, अगर मैं जैसे छत्तीसगढ़ भी गया हूँ, मुझे पता है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है लाल मिट्टी, ठीक है। अभी इतना थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए कि राजस्थान में जैसे कैसी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, जाके देखो एनसीईआरटी के मैप जो आज मैंने भेजा भी है, उसमें सब अच्छे से दिया हुआ, कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे रेगर मृदा पाई जाती है, कहाँ पे ब्लू मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके की सब सारी चीज़ें, ब्लैक सोइल कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अच्छा विकास हुआ, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, फालतू की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चलो ठीक है, कोई नहीं, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट तो कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अभी से तो इस क्वेश्चन को मैं एक और लॉजिक बताऊँ, चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं भाई, राजस्थान उत्तर प्रदेश में काजू की खेती तो होती है ना, अच्छी उपज होती है, ये तो गलत बात है। तो ये इन दोनों में से तो एक ही सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और इन दोनों में से एक सही होगा, क्योंकि लाल रंग याद रखना कि आयरन वायरन की जो है उसके कारण होता है ये लाल रंग, तो ये एनपीके पोटासियम उससे नहीं होता, उल्टा इसकी तो कमी होती है। तो अपने को पता लग गया कि इन दोनों में से एक सही होगा, इन दोनों में से एक सही होगा, तो कितने, 2 ही सही होंगे। अब वो अपने को नए पैटर्न में यही फायदा है कि आपको नहीं पता करना कि कौन सा सही है, पर अपने को इतना पता है कि इन दोनों में सही होगा। चलो एक तो ये लॉजिक का ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पे देखो, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ठीक है, पहली बात। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अब इन दोनों में से ध्यान देखना, इन दोनों में, ये दोनों तो कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि राजस्थान उत्तर प्रदेश में पहली बात तो अपने को पता है लेटराइट मृदा पाई नहीं जाती, ये चीज़ याद रखना, पता भी रखना है, ऐसे भी बेसिक चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इतना पता है काजू तो नहीं होता भाई, टेपियोका तो ये नाम ही नहीं सुना, तो यहाँ तो ये तो चीज़ें नहीं है, इतना तो थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना,
क्वेश्चन को मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो यही क्वेश्चन आगे जाके 2018 में रिपीट होगा, ये वाला। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी है। तो वो तो मैंने बोला एनपीके रेशियो तभी तो खराब रहता है। वो बता रहा था। और ह्यूमस के कम होने का कारण है कि उच्च तापमान में आसानी से उगने वाले जीवाणु ह्यूमस को तेजी से नष्ट कर देते हैं। और भारतीय मिट्टी में लोहा, पोटास, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, इन सब की कमी है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, ध्यान देखना कौन सा सही है। अब देखो 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट में से डायरेक्ट अगर ये लॉजिक पकड़ पाओगे तो फट से मार दोगे आंसर। अब देखो कैसे। प्राकृतिक गैस जो है गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। अभी फैक्ट है, हो सकता पाई भी जा सकती हो, नहीं भी पाई जा सकती। आगे पढ़ो। अब देखो यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होगा, 2017 में भी हर जगह रिपीट हुआ है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। अब देखो ये भी एक फैक्ट हो गया। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो तीनों के तीनों फैक्ट है। अब देखो ध्यान देखना, अगर वही तो ट्रिक है भाई, 3 फैक्ट होता है, एक सही होता है। अब ध्यान से सोचो, एक तो वो चीज़ हो गया अपने अपन लॉजिक लगाते हैं क्या होता है। अब देखो थोड़ा अपन इसके लिए आपको मैप का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कौन सी चीज़ कौन कहाँ पाई जाती है ये पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। प्राकृतिक गैस जो है नेचुरल गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। याद रखना, पहली बात ध्यान से समझना, गोंडवाना संयंत्रों में याद रखना यहाँ कोयला पाया जाता है। और गोंडवाना संयंत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ लिख लेना, एमपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, तेलंगाना आएगा, ठीक है, और महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पीवाईक्यू के एनालाइज किया तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में, यहाँ पे पाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, अभी ऐसा कंफर्म भी नहीं है, और यहाँ पाया जा सकता है। तो ये चीज़ आ रहा है, गोंडवाना संयंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। कट दो, ये तो कट गया, समझ में आया। अगला देखो, ये देखो धारवाड़ याद रखना, कर्नाटक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, धारवाड़ जो कर्नाटक में पाया जाता है, खनिज तेल के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पे सोना वोना के, कर्नाटक सोना वोना पाया जाता है। अब ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा मुझे गया हूँ मैं उस क्षेत्र में, ये है झारखंड में। और यहाँ पे मैंने खुद देखा है इसको निकाल के, वहाँ पे बाइक ट्रक निकाल के लेके गए जा रहे। मैंने पहले अभ्रक में समझा था अदरक की तरह नहीं, ये झारखंड में है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है उधर, ये मुझे पता था, ठीक है। तो ये फिर बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया है, ऐसा कोई नहीं कि वो 30 कहीं से उठा के लाया इस क्वेश्चन को, नहीं। अभ्रक एक चमकीला जैसा मतलब पदार्थ होता है, पत्थर ही होता है एक तरीके का, ये बस इसका वो विशेष क्वालिटी होती है, थोड़ा लाल ऐसा करके होता है, ये पाया जाता है खूब अच्छे तरीके से उधर। मैं गया हूँ, गुमला जिला हो गया, बिशनपुर जिला हो गया, झारखंड में एकदम ट्राइबल एरिया के अंदर तक गया हूँ मैं, 15-20 दिन रुक के आया था वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्रक से और इससे मेकअप का सामान बनता है सर। हाँ, हो सकता है, बहुत काम आता है अदरक तो ठीक है। अब आगे देखो, कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखो ये गलत मत करना, मैं तो उठा के फेंक दूंगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रबी की फसल, खरीफ की फसल, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, मैं फिर बार बता, KR भी आया 2023 में भी, और आगे फिर से आएगा, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी की फेवरेट है कपास तो, ठीक है। देखो खरीफ की फसल जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, मतलब जुलाई में बोई जाएगी, ठीक है। अभी खरीफ के मौसम का सीजन आएगा, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो पहली बात तो इसके लिए टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, मतलब ऐसे नहीं टेम्परेचर कम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अब थोड़ा सा भी लॉजिक है तो गेहूँ है ना, रबी की फसल है, गेहूँ के लिए शीतकालीन चाहिए। अरे इतना सा कॉमन लॉजिक सोचो, खाते हो गेहूँ की रोटी फिर भी गलत करके तो इतना सा कॉमन सेंस रखना, गेहूँ मार्च अप्रैल में कटता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, गेहूँ तो नहीं है, क्योंकि रबी की फसल। अब ध्यान से देखना, धान के बारे में एक लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान समझना। धान की खेती ऐसी है जो ये तीनों मौसमों में बोई जाती है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसको कभी भी मत काटना, पहली बात। दूसरा लॉजिक ये याद रखना धान के बारे में, धान जो है पानी की अधिकता चाहिए, तो 27 मतलब बरसात में तो अच्छा खासा पानी आ जाता है, तो उल्टा उसमें तो बोएंगे ना अपन इसको, तो ये 100% उसी में बोएंगे। दूसरी बात, मूंगफली याद रखना, मूंगफली कब तुम खाने का मन करता है, सर्दियों में करता है ना, तो उस टाइम जब उगेगी तो कैसे मिलेगी, तो ये इसका मतलब पहले ही उग जाती है। ये बात सही है कि खरीफ की फसल है। मूंगफली कब खाते हो, सर्दियों में खाते हो ना, तो उससे पहले उगेगी तभी तो खाओगे ना मार्केट में। मतलब लॉजिकली भी याद रखना, ऐसे पता होना चाहिए, इतना सा भी अब अंग्रेज मत बनो कि तुम्हें पता ही नहीं खेती क्या होती है भारत में इतने बड़े भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये तो यूपीएससी फेवरेट है, कपास याद रखना। कपास के बारे में फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी फेवरेट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहली बात है ब्लैक सोइल में है, ठीक है, याद रखना। अब इसमें सबसे मेन इसकी कंडीशन है पाले रहित दिन, पाले रहित मतलब पाले से रहित दिन चाहिए, मतलब स्वाभाविक सी बात है सर्दी नहीं होनी चाहिए। तो सर्दी नहीं होनी चाहिए तो कब आएगा, खरीफ की फसल में तो आएगा। तो तीनों तीनों सही। और फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन याद रखना। अब देखो ध्यान देखना, जलवायु चरम है, चरम है इन द सेंस सर्दी गर्मी बहुत खतरनाक तरीके का पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये उस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है अपने से, ध्यान से समझना। वर्षा कम है, टेम्परेचर बहुत मतलब वर्षा बहुत कम है, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है जलवायु चरम है, वर्षा कम है तो सूखा इलाका होगा ही, और लोग जलवासी पशु चारक हुआ करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है बरसात कम हो रही है, पेड़ पौधे कम उगेंगे तो लोग खाने के लिए इधर उधर भटकने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझना, अफ्रीका सवाना, भाई सवाना में तो घास लैंड पाया जाता है, सवाना तो घास लैंड है, ठीक है। सवाना हो गया, प्रेरी घास लैंड है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये दोनों तो आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है, ये तो दो तो गए। अब देखो साइबेरिया टुंड्रा, साइबेरिया टुंड्रा में याद रखना ये ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ से ही होगा जलवायु चरम। नो, यहाँ तो जलवायु एक जैसा रहेगा। काटो, आंसर आ गया, नहीं भी पता तब भी आंसर निकाल सकते हो। मध्य एशिया स्टेप, अब याद रखो जो मिडिल ईस्ट एशिया वाला कंट्री है, यहाँ देखो कितना सूखा है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बकरवाल कमेटी कहाँ पाई जाती है, सोचो। जो आप इधर जाओ ना अफगानिस्तान में, ये एरिया देखो सब सूखा पड़ा है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सूखा है। अभी तो वहाँ पे आतंकवाद क्यों पनपता है, ये सबसे बड़ा रीजन है, वहाँ की जोग्राफिकल ट्रेन ही है सर, वहाँ पे खेती बाड़ी होती नहीं है वहाँ पे। अफगानिस्तान को क्यों अपना अनाज भेजते हैं। थोड़ा बहुत IR का दिमाग रखोगे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता था, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब देखो दो चीज़ें पूछ रहा है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुँचाती है। अब ध्यान से समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, इन्फ्लेशन ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखो इधर मान लो कि A व्यक्ति है, ये अमित है, ये कोई B व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। ध्यान से पहले इसको समझेंगे अपन, फिर इसको समझेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ यही सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी रटो मत, किसको लाभ होता है किसको नुकसान होता है, रटने की बात नहीं होती, समझने की बात होती है। अब देखो B व्यक्ति है जो यहाँ अमित से पैसे लेने आया, ध्यान समझना। तो ये 100 रुपये लेने आया, ध्यान से समझना, 100 रुपये लेने आया, अमित ने इसको पैसे दे दिया, ठीक है। उस टाइम 100 रुपये में 1 kg मिठाई आ रही थी, ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। 1 kg मिठाई आ रही थी, क्योंकि अपन इन्फ्लेशन को उसी सापेक्ष में समझेंगे ना। तो ये B व्यक्ति ले गया, मैं 1 महीने बाद में आपको 110 रुपये के साथ मान लो 105 रुपये दूंगा, ध्यान समझना। जब ये लेके गया था, ठीक है, 100 रुपये लेके गया था, तब 1 kg मिठाई आ रही थी 100 रुपये में। अब ध्यान से समझना, 1 महीने बाद में महंगाई बढ़ी, ठीक है, महंगाई बढ़ के इसका दाम हो गया 110 रुपये 1 kg का मिठाई का। अब ध्यान समझना, उस टाइम जो है B व्यक्ति है 100 रुपये लेके गया था, 100 रुपये में आराम से 1 किलो मिठाई खा लिया था। अब मुझे बताओ जो ये है इसको मिले अमित को 105 रुपये मिले, क्या अब 1 किलो मिठाई खरीद पाएगा ये, नो। तो इसको क्या हो गया, हानि हो गया, नुकसान हो गया। तो अब देखो मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ऋणी मतलब ये B ऋण लेने वाला, ये देखो B जो ऐसे ऋण लिया ना अमित से, तो इसको तो फायदा हुआ ना, क्योंकि ये 1 किलो मिठाई खरीद पा रहा 100 रुपये में आराम से, तो इसको तो फायदा, ये बात तो सही है। अब देखो अगला स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट दोनों सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, एक तो सही हो ही गया तो अपने को पता हो गया कि आंसर इन दोनों में से आंसर ये साथ होगा, चलो ठीक है। फिर भी अब देखो मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, देखते हैं लाभ पहुंचाती है हानि पहुंचाती है, ध्यान से देखना। मान ला कि किसी कंपनी का है, किसी ने बॉन्ड जारी किया, जैसे मान लो इन्फोसिस है, आप ठीक है, इन्फोसिस है, ये मान लो कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने ध्यान समझना एक बॉन्ड धारक किया, ठीक है, ध्यान समझना कि 100 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान समझना। बहुत सारे बॉन्ड क्या होता है ना कि उसे कम राशि पे दिया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो मान लो 100 रुपये का लिया और उसको 1 साल बाद में 110 रुपये मिलने वाले थे, ध्यान से समझना। इसने 100 रुपये का खरीदा और एक साल बाद में उसको 110 रुपये मिलने वाले थे। वही चीज़ 100 रुपये की उस टाइम वैल्यू थी, 1 किलो आप मान लो खरीद सकते थे, ध्यान समझना। अब वही चीज़ कि जब इसको 110 रुपये मिलने वाले थे, तब तक मिठाई का दाम हो गया था महंगाई के कारण 1 kg बराबर 120। तो बताओ ये जो बॉन्ड धारक है इसको क्या होगा, नुकसान होगा ना, गलत, लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, रटो मत कौन सा चीज़ किसको मिलती है, हर चीज़ रटोगे तो फिर कैसे काम होगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ध्यान से समझना।
अब देखो मैंने बोला था 2 ऑप्शन सेम रहेंगे, आंसर वहीं से आएगा। देखो फट से पता लग गया, काटो। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, अब ध्यान से समझना। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। अरे नहीं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्धि नहीं है। अच्छा, ये देख दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, जैसे कट जाएगा। पहले भी आपने देख लिया कि इन दोनों में से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। डिसगाइज। डिसगाइज मतलब ये होता है छुपी हुई बेरोजगारी। अब छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है, ध्यान से समझना, जैसे एक खेत है, जैसे मोस्टली आप देखना, जैसे परिवारों में, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना। अब देखो क्या है उस खेत में, जैसे अमेरिका में जाके देखो, वहाँ बड़े बड़े एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति अकेला 40 एकड़ का वो संभाल लेता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीज़ें, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान समझना, एक ही परिवार के 20 सदस्य लगे हैं। अरे 20 सदस्य लग के मान लो इस खेत से ये क्या कर पाते हैं, 2 अनाज बोरी कर पा रहे हैं। ध्यान से समझना, ज़बरदस्ती लगे रहता है, वो होता है शाम को तू घूम के आ जा, सुबह तू घूम के आ जा, ऐसे लगे हुए हैं, सब उसी पे टिके हुए। अब ध्यान से समझना, रिलेटिव में ऐसा लग रहा है कि 20 के 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर हकीकत क्या होता है। अब पता लगा कि 10 व्यक्ति है जो मान लो कि कहीं घूमने चले गए 1 साल के लिए। ध्यान से समझना, 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, तब भी 2 ही अनाज आया। उन लोगों ने दिमाग लगाई, तो भाई 10 लोग तो फालतू में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव वही है, 2 क्या तुम यहाँ पे 2 व्यक्ति भी संभाल लेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो छिपी हुई है। अभी छिपी हुई थी ना, पता नहीं लग रहा था, सबको लग रहा था हम रोजगार कर रहे हैं। अब भाई ये से पता लग गया। अब इससे क्या पता लगा कि जो श्रमिकों की जो प्रोडक्टिविटी है, अब देखिए फालतू 10 लोग थे, फालतू में अपनी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे थे यहाँ पे, तो वो है। अब देखो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिक उत्पादकता नीचे है। अरे नीचे नहीं है, शून्य है। देखो 10 लोगों को रोल ही नहीं है वहाँ पे, आंसर सी आएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नीची है ऊँची ऐसे कोई मतलब नहीं होता उससे, ठीक है। अब ध्यान से देख रहा 1 2 3 नन ऑफ द अबव। अब देखो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन दिया रहता है ना, अब ध्यान से समझना इसमें। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। याद रखना, मंत्रिपरिषद देखो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री के जो बनता है, ऐसे बनने में तो मंत्री जो है राज्यसभा से बन सकते हैं, कोई जरूरत प्रधानमंत्री भी बन सकता है। पर मैंने क्या बोला, ध्यान से इस लॉजिक को हमेशा माइंड में बिठा लो। देखो जनता किनको चुन के भेजती है, लोकसभा के मेंबरों को। याद रखना हमेशा, राज्यसभा के मेंबरों को जनता नहीं चुन के भेजती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मंत्री बनेंगे वो किसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे, जनता के प्रति होने चाहिए ना, डायरेक्ट तो जिम्मेदार। परंतु जनता कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकसभा। तो ना कि संसद रिप्रेजेंट नहीं होगी, लोकसभा होगा। ये याद रखना, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं आगे कितनी बार रिपीट हुआ है, पहले भी आप जाके देख लो, बहुत बार रिपीट हुआ और फिर आगे आएगा। मैं फिर बता, आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ये क्वेश्चन, याद रख लेना आएगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि आपके लोकसभा जिससे राज्यसभा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखो संघीय मंत्री, अब देखो ये पहला तो गलत गया तो तीनों सही होंगे, नहीं तीनों गलत भी नहीं होंगे। अब देखो संघीय मंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। ये एकदम सही बात है, जनरल स्टेटमेंट पता भी होगा आपको कि मतलब ऐसा नहीं है। ध्यान समझना, पंजाब ध्यान समझना, राष्ट्रपति ऐसे हटा नहीं सकता है, पर अगर प्रधानमंत्री बोल देगा कि इसको हटाना है तो फिर राष्ट्रपति ही हटाएगा उसको, प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं हटा सकता। ये चीज़ लॉजिक समझना, ठीक है। तो ये तो सही है, पता वैसे पता भी होना चाहिए। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, मतलब एक फॉर्मल मीटिंग करता है कि हम ये बिल ला रहे हैं राष्ट्रपति से, तो वो होता है, नॉर्मल बात है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, जनरल स्टेटमेंट है। अरे इतना सा तो पता हो। एक बार शायद ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति विदेश दौरे पे चले गए थे और उन्होंने अच्छा मतलब 10-15 दिन बिताया था, तो राष्ट्रपति जब तक नहीं आए, मंत्री जो था बना हुआ था, राष्ट्रपति ने जब तक उन्हें हटाया नहीं। हाँ तो राष्ट्रपति हटाएगा ना, तो बात तो वही है ना, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। अब आगे देखो 1 2 3 नन ऑफ द अबव, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन आगे जाके 2019 में रिपीट हुआ। अब देखो राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी, जो भी परिषद होगा ध्यान से समझना, वो किसी एक्ट के तहत बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना काउंसिल है, और उसका जो अध्यक्ष होगा क्या तो मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, ये चीज़ याद रखना। इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे, एक एक ट्रिक को याद रखना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब तो मैंने बोला था ना इस टाइप के वर्ड याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। अरे भाई ये देखो, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनने वाली है, ध्यान से समझना। ये तो कार्यपालिका आदेश के द्वारा बनती है, ये एक्ट के तहत बनती है। ये कैसे एक बॉडी हो जाएगी, कैसे इसका अंग हो जाएगा, योजना आयोग का अंग कैसे हो जाएगा,
एकदम इलॉजिकल है, याद रखना ये चीज़, ये तो 100% गलत है, ठीक है। और अब क्या वापस से जैसे राहुल गांधी बोला भाई योजना आयोग को लाएंगे, तो अब की बात आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना योजना आयोग को इनके बारे में, ठीक है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, समझ में आ गया, क्योंकि ये तो, अब दूसरी बात है आयोग जो ब्यूरोक्रेट इसका रहता है मोस्टली, इसके कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, ये कैसे हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसे भी याद रखो वो एक्ट के तहत बनती है, आयोग जो है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है योजना आयोग, तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो तीनों गलत, तीनों सही भी नहीं है, मतलब तीनों सही भी नहीं होंगे, तीनों गलत भी नहीं। अब अगला देखो, आर्थिक और सामाजिक योजना, ठीक है, को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया, एकदम सही बात है भाई। स्टेट भी काम करे, प्लानिंग करे देश को बढ़ाने का, सेंटर भी काम करे, एकदम सही बात है, समवर्ती सूची में रखा गया होगा, एकदम 100% है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत दिमाग लगाना है। डिजायरेबल स्टेट में एकदम सही बात है ना, राज्य भी तो सहयोग दे, सेंटर भी सहयोग दे। आगे देखो, भारत का संविधान यह विहित करता है, अब ध्यान से समझना, जहाँ पे ये बात आ जाए तो फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कि पंचायतों का आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। अरे दिया गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एकदम सही है, ज़्यादा सोचना ही नहीं, अभी से गलत मत कर देना। अब इंग्लिश में पढ़ो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रेस्क्राइब, गलत क्या होता है, डिफाइन करना, ये सब चीज़ें गलत होती है। अरे तो है ही, अपने पता 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, वो ये किया ही गया था ना, इसीलिए तो आया था ये। तो 2 स्टेटमेंट सही है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखने को, काट मत देना। अब देखो ये तो वही होगा, इसी टाइप का स्टेटमेंट बना होगा, उधर ध्यान से देखना। राज्यसभा का सभापति, चलो ठीक है, पता है, राज्यसभा का सभापति अपने पता उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक है, तथा उपसभापति उसी सदन के सदस्य नहीं होते। अरे भाई उपराष्ट्रपति जरूर नहीं होता है, पर उपसभापति, याद रखो मैंने उस दिन ही बताया था, उपसभापति उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। तो ये तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये 2 ऑप्शन तो गए अपने काम से। अब मैंने क्या बोला, जब एक स्टेटमेंट कट गया तो दूसरे के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ध्यान देखने पड़ते हैं, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का अधिकार नहीं होता। हाँ एकदम सही बात है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, हाँ 100%। याद रखना, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य मतदान करते हैं, सारे के सारे, याद रखना ये चीज़, ये बात तो सही है। अब देखो इधर आ जाओ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, ध्यान से समझना, राष्ट्रीय है, पहले राष्ट्रीय लेवल की है, विधिक है, लीगली सेवा प्रदान करी प्राधिकरण है, उसके बारे में खत्म दिया है। अब ध्यान से समझना, अब मैंने एक लॉजिक समझना, ध्यान से समझना, सेवा कर रही है मतलब सर्विस प्रोवाइड करे, कोई अच्छा काम कर रही होगी, पॉजिटिव देखना। अब देखो, इसका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होता है, ये मोस्टली देखना 90% गलत नहीं होता है, उद्देश्य सही देता है, वो सिखाता है यूपीएससी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को, मैंने बोला था ना, जहाँ पे वनरेबल सेक्शन आ जाए तो 100% ऐसे ही सोचो ही मत, अब इसको गलत करने मत सोच लेना। कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना, मैंने बोला था वीकर सेक्शन को सरकार हमेशा एक कदम आगे बढ़ के हेल्प करती है, तो ये चीज़ याद रखना। एक तो 100% ये तो भाई होना चाहिए, डिजायरेबल स्टेटमेंट है तो होना चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देश जारी करता है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव काम है, ये भी पॉजिटिव काम है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, सही है, दोनों के दोनों सही होंगे, तो मतलब इसमें सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, उधर करो, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, 2 स्टेटमेंट सही होंगे, आपको पता लग जाएंगे कैसे होंगे एप्लीकेशन वाले, ठीक है। आप इधर आओ, अभी ये लॉजिक आगे जाके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी। अभी देखिए साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर देखो, तड़ी झंझा के दौरान, तड़ी झंझा याद रख रहे हो, बादल वाला जो होता है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काइज इज प्रोड्यूस्ड बाय द, आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, जब जो बारिश वाले जो बादल होते हैं, जब वो आपसी में आके टक्कर मारते हैं तब होता है, बस अब इतना याद रखो। आकाश में कापासी वर्षा, अरे नहीं, ये तो रूई वाले हो गए, इससे तो बरसात होती ही नहीं, मैंने क्या बोला, वर्षा वाले, कपासी नहीं, ठीक है। ध्यान से ये मैनिपुलेशन पकड़ो, ये कपासी नहीं है, यहाँ पे बादल, काले बादल आएंगे, काले बादल याद रखना, वर्षा वाले काले बादल, वो जब टकराते तब होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, कारण एक है, हमेशा एक होगा, जब इसने यही गलत बना दिया तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव आएगा, तीनों गलत है। रीजन समझो क्यों,
क्योंकि कारण एक ही होता है किसी चीज़ का, और इसने कारण ही गलत बना दिया है। काले बादल है, इसने एक यहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया। तड़ी से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, अरे नहीं, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से एक्सट्रीम वर्ड गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पृथक नहीं होता, टकराहट होती है। याद रखना, जब टकराहट दो काले बादल टकराते हैं आपसे में, तब तड़ी झंझा उत्पन्न होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो इनके बारे में फिर बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, ये याद रखे ना, जब भी 4 मिलान वाले हैं 2 मार्क के। तीनों ऑप्शन गलत थे सर, बात कर नंबर 3 ऑप्शन गलत। हाँ, और क्या। ठीक है, इधर देखो, जब भी ये आए 4 स्टेटमेंट मिलान वाला, हमेशा मोस्टली 2 आंसर सही होते हैं, मोस्टली। आप लगा के देख लो, जो मैंने वो मेथड बताया था, मैंने किया भी है, पूरा निकाल के देखा है ये चीज़, 4 में से 2 सही होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरा माना, दोस्त सुनो, अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो करो, ठीक है, आपको जो आ रहा है नॉलेज के बेस पे करो। नहीं आ रहा है, मान लो 5 क्वेश्चन, मैं फिर बताऊँ 5-6 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 5 क्वेश्चन पढ़े हैं तुम्हारे पास, ठीक है, रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में मान लो 6 क्वेश्चन आए थे, एक मान लो आपने कर लिया अपने नॉलेज से, 5 आए बचे, 5 में आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रहे, 2 मार्क के आना, कोई बात नहीं। अगर अपने 2 भी सही हो गए तब भी फ़ायदों में रहोगे, 2 नंबर। ये तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है। आज तक रिकॉर्ड जाके उठा के देखो, मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। उल्टा ये हुआ है कि 1 या 2 बार हुए हैं कि तो तीनों चारों चारों सही हो, या 1-2 गलत, मतलब 1 सही हो, बहुत रेयर चांसेज है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, कार्बी एंगलोन पठार है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। ठीक है, तो ये कार्बी एंगलोन पठार असम में है, ना कि इधर है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो ये तो गलत गया। ठीक है, अब आगे देखो, डोंगरिया कौन, ये पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। इन्होंने जो एक जापान की कंपनी थी वहाँ पे शायद आ रही थी, इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो इन्होंने विरोध किया था, तो बहुत बड़ा ज़्यादा चर्चा में थी, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब तो चारों तो सही होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे चारों सही, तो बहुत रेयर चांस है। ठीक है, बोंडा जनजाति याद रखना, ये उड़ीसा में है। इन दोनों ने मिलकर विरोध किया था, ना कि तमिलनाडु में, और वर्ड से भी पकड़ा करो। ठीक है, तो अब देखो 2 गलत गए। अब लींबू सिक्किम में है, अब ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला था 2 सही मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब, रिस्क लेना ही है, उसमें क्या ही करोगे आप। फिर बताइए, ये एग्जाम है ही उसका अपन है, ये है कि अपन ऐसे नहीं है, रिस्क का एक आधार होना चाहिए, अपन किस आधार पे रिस्क ले रहे हो। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हो, तो भाई एक आधार होता है, एक कंपनी ऊपर जाएगी, आप पहले शेयर मार्केट का एनालाइज करते हो, तो अपन ने 2011 से लेकर 2023 के पेपरों का एनालाइज किया, उसके आधार पर रेट निकाली है भाई, तो ये कभी गलत नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रखना। अब तो ध्यान से देखना, तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तरल संपत्तियों के घटते हुए क्रम में बताइए। अब देखो, इसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, इसका ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, 2 ऑप्शन तो एकदम फट से एलिमिनेट होंगे। इसमें ऐसा रहता है, ध्यान से समझना। देखो, अब देखो, एक तो ये पता लग गया, इन्हीं में से आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, ये देखो 2 सेम आ गया, आंसर आ गया। बहुत जगह तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका डायरेक्ट आंसर लाने का। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो, ध्यान से समझना, ये लॉजिक में बताओ, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। क्या रहता है कि यूपीएससी जो एक सेम आंसर है, जैसे ये आंसर था, जस्ट इसका एक उल्टा ऑप्शन देगा यूपीएससी। अब देखो, इसका जस्ट उल्टा देखो कहाँ पे है, ये देखो, ये रहा 4 1 3 2, जस्ट उल्टा है, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा, ये पकड़ लेना। अब एक तो ये तरीका है, वो तो मैंने बता दिया था, उससे भी कर सकते हैं, पर ये वाला पैटर्न जो है 100% लगता है, ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन गायब हो जाएंगे। अब याद करो, 4-4 वाला पकड़ो, अब 4-4 वाला पकड़ोगे तो उस अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो छोड़ो, वो तो एक तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से समझना। तरल संपत्तियों विचार कीजिए, मतलब ऐसी संपत्तियाँ जिनको जाके आप है ना, ध्यान समझना, कि आप जल्दी से पैसे में कन्वर्ट कर सको उन चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ तो यार को करेंसी, सबसे पहले इसको तो कुछ चीज़ कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। करेंसी या तो डायरेक्ट आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब ये होता है जाके कुछ भी खरीद सको। करेंसी से आप जाओगे सबसे पहले तो इसी से खरीद लो, तो सबसे पहले तो 4 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बैंकों के पास मांग जमा है, मांग जमा जाके आप आराम से जैसे मान लो मांग जमा, तो आप एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा लिए, फट से आप कर सकते हो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट याद रखना, नो, फिक्स डिपॉजिट में तो भाई एक मैच्योरिटी होती है, तभी निकलवा सकते हो आप, और निकलवाने जाओगे तो इतना ईजी नहीं है। तो इसके कंपेरिजन में ये है, एक से ज़्यादा तो अच्छा है 2, मतलब एक ज़्यादा अच्छा है 2 से। बैंकों के पास बचत जमा, अब बचत जमा पता है कि इससे ज़्यादा अच्छा है, तो अपने को पता लग गया। ठीक है, 4 1 और इधर 3 2, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे तरीके हैं, आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अभी देखो, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 सेम
सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आया है, सोचो, एक लाइन टू वर्ड भी इधर नहीं है। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 वाले से 10 क्वेश्चन, क्या देखो 2023 में तो सोचो, 2021 में 23 क्वेश्चन आए थे इस पेपर से। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर, इस पर अच्छे से काम कर लेना। अब मैंने बोला था ना, देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये आंसर बन गया 2023 में। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ठीक है, जो मेरे पेपर में 44 था। ध्यान से देखो, भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान से समझना, भारतीय क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंदेकरण मतलब स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर था खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे बस हिंदी अनुवाद इधर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, यही सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना, अब ये क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं, यही चीज़ होती है। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है, याद रखना, पहली बात तो देखो, जहाँ पे देखो बाजार में क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है। ओपन मतलब सब कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है? आरबीआई चलाता है। रेपो रेट, इनका चीज़, और बैंकों के बीच में खरीद फरोख्त, तो सब सारी चीज़ें कहाँ होती है? अब भी ध्यान देना, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, अरे ये सेल ही हो तो रेपो रेट के आधार पर लेते हैं, ठीक है। वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र को ऋण देना, अरे नहीं, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, याद रखा। अब देखो मैंने क्या बोला, ये बाजार में नहीं निकालो, खरीद और फरोख्त, और खरीद और फरोख्त की कहाँ बात हो रही है? यहीं पे बात हो रही है, क्रय और विक्रय, आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करके पढ़ लेते तो 2023 वाला क्वेश्चन सही हो रहा था आराम से। अब मैंने इसी आधार पे किया था। मैं फिर बात बता रहा हूँ, पीवाई की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान तात्पर्य किसका है? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, याद रखना। इसमें जो क्षेत्र एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, ठीक है, सब छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं। अब देखो, कृषि आएगा ही, लघु माइक्रो उद्योग, छोटे उद्योग आएंगे, छोटे उद्योग लघु 100% आएंगे, दुर्बल वर्ग, मैंने वनरेबल सेक्शन तो बोला था, सारे के सारे आएंगे। हमें पता होना चाहिए। अरे ऐसे देखो, क्वेश्चन की डिमांड कैसे होगी, वाइड होगी तो हाल ऑप्शन आएगा, सारे सारे आएंगे। अब देखो ध्यान देखो, भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी सबसे कहाँ ज़्यादा यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक, उपभोक्ता। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, अभी यांत्रिक मशीन है, वहाँ पे ज़्यादा क्या यूज होगा, ठीक है। कागज़ लुगदी ज़्यादा सेल होता है, कागज़ लुगदी तैयार करने में। वस्त्र उद्योग हो गया, मतलब कंजम्पशन की बात करें, ध्यान समझना। ताप शक्ति, सोचो सारी जो एनर्जी है, थर्मल पावर जो है, सारी किससे बन रही है? पानी पे तो बन रही है, किसका यूज होगा? ताप शक्ति में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ध्यान से समझना। अब यही क्वेश्चन 2023 में आया था, इसी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन। अब देखिए, जनांकीय लाभांश वाला कितनी बार आएगा, सीसेट में, सब जगह बोल रहा है। जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बस कुशलता विकास को प्रोत्साहन, और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करना। अच्छा, सरकार को राजकोषीय घाटा में खंदा हो गया आप, और अधिक क्या होता है, ठीक है। जनांकीय लाभांश ध्यान से समझो, 15 से 64 एज का जो बोला जाता है, ध्यान समझना। इसको ज़्यादा फ़ायदा उठाना, अपने को ज़्यादा फ़ायदा उठाना, तो भाई इस एज को इससे स्केलेबल बनाओ, ना कि डिपेंडेंसी नहीं बनाना। ये स्कीम से तो उल्टा डिपेंडेंसी बन जाएगा। अरे नहीं, इनको स्किल दो ताकि सरकार को कमा के टैक्स दे। शिक्षक मत देर में मेरे ये तो आता ही नहीं, पहली बात तो इसमें 15 से 64 साल आता है, उच्च शिक्षा निजीकरण है, तो ऐसे नेगेटिव काम है। स्किल बढ़ाओ, स्किल। देखो क्वेश्चन ये देखो, अब ये फ़ायदा होता है कि आप पहले क्वेश्चन किए होते तो उससे क्या फ़ायदा होता है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखना, इसका देखो 2-3 तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। त्रिभंग है ना, एक तो आप जो नटराज नृत्य है ना, वो उसी फॉर्म में नटराज नृत्य, या अगर आप कृष्ण भगवान का देखोगे, वो भी जो है उसी टाइप से, ठीक है, जो ये एक्सप्लेन करेगा। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों का अतिप्रिय रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन इस मुद्दा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अब ध्यान से समझना, आंसर इन चारों में से होगा, ठीक है। अब देखो अब त्रिभंग मतलब, इसको तोड़ो, वर्ड को तोड़ो, त्रि प्लस भंग मतलब शरीर को 3 भागों में तोड़ना। किस में ऐसी बात हो रही है? एक पाँव मोड़ा जाता है, ठीक है, एक पाँव मोड़ दिया गया,
देही तोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी व घिउरा पर वक्र की जाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जनरल स्टेट में लग रहा है ये ज़्यादा सही होने के चांसेज है इसके। ठीक है, आगे देखो। मुख्य अभिविजनाएं अस्तु मुद्राएं आसन सज्जा कतिपय महाकाव्य तथा ऐतिहासिक पात्रों के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। अरे नहीं, यहाँ शरीर की बात चल रहा है, ध्यान से समझना। मुद्रा शरीर की होगी ना, कि मुख्य उससे नहीं, ये तो गलत है। देह हो गया मुख्य हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा का, और मैंने क्या बोला, जहाँ पे जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करो गलत होगा, ठीक। अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। अरे नहीं। मंद स्मृति, अच्छा। तोड़ी वक्र कटी, अच्छा। कतिपय अस्तु मुद्राओं को बल दिया जाता है प्रेम व श्रृंगार की अनुभूति को व्यक्त, तो ये चीज़ रखना, ये है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह तोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और घिउरा वक्र की जाती है। अभियान। वन लेग इज द बेंट एंड द बॉडी इज द स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, ठीक है। तांडव नृत्य की बात कर लो, या जो कृष्ण का जो है उससे भी होता है, दोनों से ही होता है, तो ये चीज़ याद रखना। मोस्टली तो अगर तांडव नृत्य जो है नटराज वाली मूर्ति, उससे आप इस क्वेश्चन का आइडिया लगाते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बोला, नया क्वेश्चन जब भी बनता है तो क्या आता है, ये आंसर। जब आप कुछ भी नहीं पढ़े उस क्वेश्चन के बारे में, याद रखना ये आंसर रहता है उसका। ये उड़ीसा का डांस है ना? उड़ीसा कौन सा डांस है? ये त्रिभंग मुद्रा वाली। उड़ीसा में कौन सा, बताओ ना, डांस का नाम बताओ ना। ये त्रिभंग मुद्रा वाली बोल सकते हैं, क्योंकि जो वो विष्णु से संबंधित जोड़े जाता है तब, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ध्यान से समझो। होम रूल आंदोलन, ठीक है, प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट के बारे में। हाँ, एकदम सही बात है, ये तो आयरिश होम रूल से प्रभावित थी, ये खुद भी वहाँ से ही थी। 1916 में इन्होंने शुरू किया था तिलक के साथ, ठीक है। ये बात तो सही है, ये तो पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी, बस ये एक वर्ड तो सही होता है। अब देखो, तीनों कभी सही होंगे नहीं, फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है, तीनों गलत होंगे नहीं, दो तो ऑटो पता लग गया, तो एक तो गलत। अब देखो, थियोसोफिल सोसाइटी संस्थापिका, इस टाइप के वर्ड याद रखना। फाउंडर मेंबर, ये फंसाता यूपीएससी हमेशा याद रखना। अरे ये नहीं था, और ये है ना हेनरी स्टील ऑलकॉट था, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, 2000 आगे भी पूछा है, 2021 में क्वेश्चन आया है, याद रखना। ये तो इसके बाद में स्टेटमेंट बनती है, याद रखना ये चीज़। और ये याद रखना, कांग्रेस के एक बार बनी थी अध्यक्ष 1917 में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, इल्बर्ट विल विवाद। अब देखो, विवाद हो रहा है तो झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो दो पक्ष होंगे, बस ये चीज़ याद रखना। अब तो बिल आया था, उसको लेके विवाद हुआ था, भाई सब ऐसी बात है। इल्बर्ट समझ रहे हो, अंग्रेज का नाम है, तो कहाँ अंग्रेजों की बात हो रही है, बस आंसर आ जाएगा उसी से, ध्यान से समझना। भारत द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। अरे नहीं वो तो ऐसे कितने प्रतिबंध लगाते थे उससे, मैंने क्या बोला, दोनों पक्ष आने चाहिए, दो पक्षों के बीच में विवाद होगा। भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिका पर प्रतिबंध लागू किया जाना। अरे नहीं। आईटी सूती कपड़े में लगाए शुल्क हटाया जाना, वो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई, ये तो कैसे अब देखो, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये बिल में प्रावधान था। रिपन लाया था 1883 में, याद रखना ये चीज़, 1883 में रिपन के काल में। यहाँ से भारतीय पता लग गया था कि ये आज भी गोरे काले का भेद करते हैं, और ये है। अब देखो, मैंने बोला ना 2 लोग होने चाहिए, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करना चाह रहे थे, ये इसमें आ गया था, तो इसको फिर कोर्ट में चुनौती दे दी गई, यही आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसमें 1 2 3 नन ऑफ द अबव। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारणों से हो सकती है। क्वेश्चन की डिमांड है वाइड आ गई, ऑटोमेटिक वाइड आ गई तो आल आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी बोला हो सकती है, भाई कोई भी कारण हो सकता है ना, छोटा सा भी कारण हो जाएगा। अरे सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी पूछ रहा है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे ना द्रव्य ना, यहाँ पर द्रव्य नहीं, इंग्लिश में पढ़ो, ये याद रखना। इंक्रीज मनी सप्लाई, मैंने बोला था याद करो, जब जनता के हाथों में मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, जनता के हाथों में पैसा आ गया तो सब लोग मार्केट में कूदेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिमांड कम हो जाए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये तो 100% बढ़ाएगा भाई प्राइस। आगे देखो, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट आ गई। अरे भाई, जब मान लो कि पता लगा गेहूँ का उत्पादन ही कम हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा।
प्रभावी मांग में वृद्धि, मैंने वही बोला कि पहले 2 ही लोग टमाटर खरीदे, तब 10 लोग आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तीनों को तीनों होगा। और ये रीजन है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही क्वेश्चन 2021 में आया था सेम। अब आता है इधर, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि निम्न में कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? अब ध्यान से समझना। अब देखो आंसर तो यहीं कहीं से आएगा, अब ध्यान से समझना। थोड़ा बहुत एसडीआर की जो मुद्रा है, ये एसडीआर याद रखना, आईएमएफ की मुद्रा है, तो ये आईएमएफ की मुद्रा तो समझे तो विदेशी उसमें आएगी, जरूर आएगा। देखो पहली बात, देखो संस्था गलत होती है, विश्व बैंक से ऋण, तो ये तो गलत जाएगी, ठीक है। संस्था विदेशी मुद्रा आरक्षित मतलब आप रिजर्व किस किस चीज़ों का रखते हो, आप विश्व बैंक से ऋण का इसलिए आरक्षित रखोगे तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सब में है, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विदेशी मुद्रा संपत्ति, ठीक है। एसडीआर भी सभी में, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, एकदम सही बात है। अब देखो विश्व बैंक से ऋण, यहाँ पे ये भी कट गया, ऋण इसलिए रखेंगे। अब ध्यान से समझना, अब देखो इन दोनों में से आएगा आंसर। अब देखो विदेशों से ऋण, अरे ऋण को इसीलिए रखा जाएगा विदेशी मुद्रा क्षेत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित श्रवण, हाँ ये 100% सही है। तो ये चीज़ें समझा करो, कट जाता है आराम से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्थितिकारी होने से, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन 2021 में, एक के लाइन भी रिपीट मतलब चेंज, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया था ये पेशी ने, सोच लो ये आएगा। ये बोला कि सबसे ज़्यादा महंगाई किससे हो सकती है, तो मैंने क्या बोला, महंगाई कब आती है, जब मार्केट में पैसा आ जाए। ध्यान से समझना, तो बस कहाँ बात की चल रही है, लोक ऋण की चुकौती, पब्लिक डेब्ट था, चालू सरकार का ऋण था, जो भी है सरकार ने चुका दिया, तो ज़्यादा नहीं होगा ना। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणादान, ठीक है, जनता से ऋण ले रही है सरकार, तो उल्टा लोगों से पैसा खींच रही है, ये तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋण, ठीक है, उसके लिए भी नहीं। सबसे ज़्यादा आएगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन कर देना, ये तो सबसे ज़्यादा महंगा हो जाता है, याद करना, इसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, याद रखना, ये सबसे बड़ा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखना, ये आंसर रटे रहना, तो बहुत जगह काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अब देखो ये क्वेश्चन, ये हर बार आता है ये क्वेश्चन, यह द्रव्य मनी है, मनी, याद रखना, ये गलती मत करना, इसलिए फिर मैं बार बता रहा हूँ, इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साइंस टेक के क्वेश्चन पढ़ लेना इंग्लिश में, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। द्रव्य की पूरी यथावत रखने, मतलब मनी सप्लाई आप नहीं बढ़ा रहे, ध्यान से समझना, कॉन्स्टेंट रख रहे हो। यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, मैंने क्या बोला, डिमांड जब बढ़ेगी, सप्लाई आप बढ़ा नहीं रहे हो, डिमांड जब बढ़ रही तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्राइस तो बढ़ेगा ही, ठीक है। दूसरी बात नहीं, ये हाँ नहीं, आप ये बोल रहा है कि देखो मनी सप्लाई आप नहीं बढ़ा रहे हो, ध्यान समझना, क्या आपके, इसको थोड़ा लॉजिक समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो जैसे आरबीआई के पास, ध्यान समझना, 100 नोट है मान लो, ध्यान समझना, और वो नया नोट नहीं बना रहे, समझ रहे हो, मनी सप्लाई वो उतना ही रखना चाह रहे हैं। यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, ध्यान समझना, मतलब जो ये है मनी की जो है डिमांड बन रही है, मनी की जो डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, तो इसका मतलब है सब सी बात है। अब देखो ध्यान समझना, वही सेम चीज़ होगी, जैसे बैंक के पास आप ऋण लेने जाते हो, ठीक है, अब बैंक के पास बहुत ज़्यादा नकदी कैश पड़ा तो बांटना चाहेगा, बांटो, कम रेट में ब्याज दर में बांट देगा, पर उसके पास फिक्स है कि बस उसके पास 1000 नोट है, और लेने वाले सोचो 1000 से 10,000 लोग आ गए, तो 10,000 हो जाए तो क्या करेगा, फिर फ़ायदा उठाएगा ना, तो ब्याज की दर बढ़ा देगा। तो देखो एक चीज़ आंसर ये आ गया। दूसरी बात देखो, 2 ऑप्शन सेम है, इन्हीं में से आंसर आएगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी या ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, अरे नहीं कमी नहीं, वृद्धि हो जाएगी, याद रखना ये चीज़, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप डेली लाइफ में, अभी जैसे अब गर्मियों में का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे गर्मियों में ना, अभी कोई फ्रूट लाओ आप, संतरा ले आओ चाहे केला ले आओ, कुछ भी ले आओ भाई, वो सूख के देखना, कभी संतरा लाना, संतरा एकदम रस से भरा रहेगा, तो उसको 5 दिन तक रख दो, अभी 5 दिन या 3 दिन, 2 दिन में भी देखो एकदम लकड़ी हो जाएगा सूख के, इसका मतलब क्या है, वेपराइजेशन हो गया ना, उससे पानी निकल के बाहर चला गया बस। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि संतरा है, अभी ठंडे कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, तो क्या होगा, वेपराइजेशन की दर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, बस यही कॉन्सेप्ट है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, अच्छा, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, अरे फालतू बात कर रहा है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, यही तो मैंने लॉजिक समझाया है यहाँ पे, बस आंसर आ गया, ठीक है। अभी पता होना चाहिए। अब देखो
सेम डियर है, यूपीएससी देखो यही क्या आगे देखो संकटापन है, संकट भाई संकट तो किसी पे घड़ियाल पे तो है ही संकट है, भारतीय पढ़ाई जाता है, लेदरबर्ग टटल पे है चंद्रीकरण में, अनुमर्ग स्वयं डियर पे है, स्वयं डियर यूपीएससी देखो ये दोनों यार क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। और याद रखना स्वयं डियर जो लोकतक मणिपुर में पाए जाते हैं, तीनों के तीनों होंगे, क्योंकि तीनों पे खतरा है ना, खतरा तो कहीं पे भी हो सकता है। अब देखिए पूछ क्या रहा आपने कि इंडेंजर्ड जिसमें थोड़ा खतरा बना रहता है, तो ये सारे पे खतरा बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ, साइकिल और कारों में बॉल रिंग का बॉल जो बेयरिंग है उसका प्रयोग किया जाता है, बचपन में आपने खूब किया हुआ। ये साइकिल की ताड़ी होती थी, इसमें एक चक्का होता था, चक्के में ये होते थे दाने, और यहाँ से वो सब जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जानते हो, ध्यान से बना। पहिया और दूरी के बीच सस्पेंस वास्तु क्षेत्र बढ़ा जाता है, अच्छा। पहिया दूरी के सस्पेंस क्षेत्र प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, तो आंसर तो इसी में से आएगा, तो ये तो छोड़ो, अब ये तो पता लग गया इसी में से है आंसर। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो पहिया ये है और दूरी के बीच स्पर्श का वास्तु क्षेत्र बढ़ जाता है, अरे नहीं ये तो आंसर नहीं होगा, चलो ठीक है। पहिया और दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, प्रभावी क्षेत्र, अच्छा। पहिया दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, उल्टा देखो घटेगा ये वाला इससे, ठीक है। ध्यान समझना ना, जैसे मान लो कि अगर एक ऐसी टाड़ी बनाई जाए जो ऐसे हो डायरेक्ट, तो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रभावी क्षेत्र घटाता है ना कि बढ़ाता है, बढ़ाता तो ऐसे भी नहीं, बढ़ जाता है तो ऐसे गलत है। क्षेत्रफल कम रहेगा तो घर्षण कम होगा, हाँ वही, इसीलिए तो देखो ना ये कि बीच में डाला जाता है ना, अभी देखो क्षेत्रफल कम हो गया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ सोचिए पूरा और कवर करके, तो घटेगा ना कि बढ़ेगा, दूरी है, बस इतना याद रखो। अब देखो साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि घर्षण को कम कर सके, घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो घूमने में दिक्कत होगी ना उसको, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब देखिए बहुत ये साइंस के क्वेश्चन में फिर था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान, दृष्टि भ्रम क्या बोलते हैं, ध्यान समझ, इसको समझ लो पहले। दृष्टि भ्रम का मतलब होता है जो वास्तविक, जो आपको दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, ऐसा नहीं है, समझो ध्यान से देखना। जैसे आप कभी देखा होगा कि सूर्य अस्त हो रहा है, पर सूर्य कभी अस्त होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। तारे टिमटिमा रहे हैं, अरे तारे टिमटिमाते नहीं है, वो अपने रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है उसके कारण होता है, बस। अब देखो गोधूली में सूर्य का आमाप जो होता है, सूर्य का आकार दिखता है अपने को, वो दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग हो गया, वो हो गया। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है, ये तो नहीं होगा। 2 3 4 नहीं 3 4 नहीं 2 3 4 5 ना, देखो 5 कभी सही नहीं होंगे, अरे मैंने क्या बोला 5 में से 3 सही होते हैं, ऐसे मैं फिर बता मार के आना नहीं आ रहा हूँ फिर 5 में 3 मार के आना, जाके देखना वो ट्रैक रिकॉर्ड अपने जो काम किए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होगा, ये होगा। अब देखो आकाश में तारों टिमटिमाना, मैं बोला रियलिटी में टिमटिमाते नहीं है, परंतु अपने को दिखता है ऐसा। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, याद करो ये सेम क्वेश्चन उधर भी आया था, अरे ये तो दिखता है भाई, हकीकत है, रियलिटी है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। जब धूप वर्षा की बूंदे गिरती है, ठीक है, बूंदे गिर रही है, ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है। देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आप जी बचपन से देखते आए हो। इसके लिए निम्न कौन कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आज साइंस के ज्ञान सापेक्ष है, तो इसके जिम्मेदार तो वाइड हो गया, क्वेश्चन की डिमांड वाइड होगी तो ऑल आंसर आएगा, परिक्षेपण भी आएगा, अपवर्तन भी आएगा, अंतिम परावर्तन आएगा, तीनों के तीनों आएगा। हो सकता है साइंस आज मान लो कि दो का पता कर पाए, कल पता लगा सारे के सारे हो गए, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, जनरल स्टेटमेंट है, सारे के सारे आएंगे। अब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आंतरिक रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, ये सब क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, और ऐसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब देखो यही 2011 वाला क्वेश्चन याद है, वो पेड़ को छाल को काट दिया जाता है, सब कुछ है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, प्रतिरोपित पौधे मतलब पेड़ को जब उखाड़ के दूसरी जगह लगाए जाते हैं, तो क्या होता है, जब उसकी मूल जल नष्ट हो जाती है तब नहीं उगते हैं। प्रतिरोपण द्वारा अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, ये यही है भाई, बचपन से कितने पेड़ मैंने खुद ने लगाया, खुद एक कॉमन सेंस सोचा करो। अब देखो नए मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, अच्छा ये नोट वर्ड लगाते ऐसे गलत होता है। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं
कि अधिक शक्ति से स्टेप गलत होते हैं। पत्तिरोपण के दौरान पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। अरे पत्तियाँ याद करो, उल्टा एक और सबसे मैं बड़ा लॉजिक बताता हूँ। जब भी आप किसी पेड़ को लगाते हो, आप ट्रांसफ़र करते हो, ध्यान से समझना। अगर मान लो आपने अच्छे से उस जड़ को अच्छे से निकाला है, तो मोस्टली सबसे पहले क्या होगा ना, ये पेड़ के जो पत्ते होते हैं सबसे पहले वो झड़ते हैं। ये झड़ने का मतलब ये पेड़ लग जाएगा। कभी गाँव में जाके पूछो लोगों से, ये द रियलिटी। उल्टा सबसे पहले उसके पत्ते झड़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे नए पत्ते आते हैं। अब देखो, मैंने बोला था ना, यही क्वेश्चन 2011 में आया, 12 में आया, 13 में आया और आगे भी आता रहेगा यही क्वेश्चन। कितनी बार आया। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, याद करो। आर्थिक समृद्धि हो रही है तो मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे पूंजी निर्माण हो रहा है, रोडें बन रही है, सड़क बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं। तो अब सोचो ना भाई, समझ में आता, पूंजी निर्माण हो रहा है। पूंजी निर्माण मतलब एसेट तैयार कर रही है सरकार। जब एसेट तैयार करेगी तो मान लो रोड बनाना, रोड बनाए, सोचो कितने मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। कितने उसमें मार्केट इन्वॉल्व होंगे, लोहा, ठीक है, उसमें कंकड़, ये सब सारी कितनी इंडस्ट्री उसमें काम करेगी। तो सोचो अनिवार्य रूप से होगी ये। एक्चुअल जनसंख्या वृद्धि होने से कब से आर्थिक समृद्धि में, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति से 9, व्यापार में 9, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन याद होता था यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते थे। ध्यान से समझना इसको, कौन सा सही है पूछा, ध्यान से समझना। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। और ये याद करो, आप गठन के लिए भी काम नहीं करते हैं उधर, ठीक है। अब आवश्यक एंजाइम नहीं होते इसलिए तो ऊर्जा उत्पादन से ही करते हैं, ये तो उल्टा दूसरे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलो, विषाणु किसी भी संश्लेषी माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। अरे नहीं, यही तो क्वेश्चन था। और यही तो लगाया जा रहा था कि जब कोरोना का आरोप चाइना पे लगाया जाता है, परंतु भाई नहीं बनाया जा सकता इनको। और मैंने इसी लॉजिक के आधार पर गलत कर दिया था। ये चीज़ याद रखना, किसी भी संश्लेषी माध्यम से संवर्धित नहीं किया जा सकता। किसी एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखो, विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल, अरे क्या बात करें, तो ऐसे ही चले जाता है। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, क्या तो अपने पास ऑप्शन है कि अब ये नन ऑफ द अबव मारे या फिर एक मारे। अब तो ध्यान देखना, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, इसको सही मानेंगे। इसे याद रखना, ये सही है। तीनों गलत होते तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है, याद रखना। वो यहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता, ठीक है। और कभी भी ना, जब भी ऐसा आए तो इसको छोड़ो, इसको हटा दो, फिर पढ़ो। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। अब प्रूव करो इस बात को। हमेशा मतलब काउंटर सोचा करो, थोड़ा ज़्यादा सही करना उसको रहेगा ना। यही क्वेश्चन 2018 में सेम रिपीट हुआ था। सेम, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस पेपर से बहुत रिपीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है 2013 का। मरुस्थल क्षेत्रों में, ठीक है, जल ह्रास को रोकने के लिए निम्न में कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है। अब ध्यान से समझना, पर्ण रूपांतरण की बात कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से पत्तों में क्या बदलाव आता है, ध्यान से समझना। कठोर और मोमी पर्ण हो जाते हैं, जाके देख लेना। राजस्थान के सारे क्यों, पानी कम होता है। पानी कम होगा तो सबाई बात है, उसको सोचने में बहुत लगता है। पानी कम होता है, धूल चलता है, ताप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सख्त हो जाती है। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था शोषण की दर वाला, उससे भी आप लगा सकते हो। लघु पर्ण होता, पर्णहीनता ये होती है क्या कि अपने पत्ते गिरा देते ताकि वाष्प शोषण ज़्यादा ना हो। पर्ण की जगह कांटे होते हैं, एकदम सही बात है। तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन की डिमांड वाइड है, इसे भी ऑल आंसर आएगा। अरे बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना कि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। प्रकृति ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। ये खुद ही बता रहा है क्वेश्चन। गुरुत्व बल होता है, विद्युत चुंबकत्व बल होता है, ध्यान से समझना। और दुर्बल नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल भी होता है। उनके संदर्भ में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं। अब तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा, आपने गलत पकड़ना है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। अब ध्यान से समझना, ये देखो, ये प्रबल नाभिकीय बल क्या करेगा फिर, अगर गुरुत्व सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। और जब क्वेश्चन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन करके वो तो गलत जाएगा। तो यहीं पे बोल दे रहे प्रबल नाभिकीय बल होता है, तो ये बोला नहीं गुरुत्व सबसे प्रबल है, गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों की क्रिया करता है, ये एकदम सही बात है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ, ये वाला भी। मैं फिर बार होता हूँ, इस पेपर से बहुत 95 का आंसर कौन सा है? ये आएगा ना,
ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो गुरु तो चारों में सबसे प्रबल शैली है, उल्टा दुर्बल होता है, याद रखना, ग्रेविटी वाला। अब देखो इधर देखो, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संशोधन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचार में याद करो, यही क्वेश्चन उधर भी अपन आया था 2011-12 में। इस कण का खोज का क्या महत्व है, और याद करो अंतरिक्ष से रिलेटेड था एक बोसॉन कण। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहिता क्यों है। देखो यहाँ पे कण है, यहाँ पे कण है, तो ये तो सही आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित कर देगा। अच्छा सोचो, दो बिंदु यहाँ पे ट्रांसफर ये लॉजिकल बात बोल रहा है, ये तो ऐसे गलत हो गया। पार किए बिना ही आप वैसे कर दोगे। ये हमें नाभ के विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध कर, ये इस टाइप के वर्ड याद रखना गलत होते हैं। नाभ के विखंडन के लिए, नाभ के यहाँ पे देखो नाभ के संलयन हो सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, रिप्लेसमेंट खोजा करो, ठीक है। क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उद्देश्य है, याद करो मैंने क्या बोला था, इसका आंसर एक आता है। कारण पूछ रहा है, स्पेसिफिक पूछ रहा है, मोस्टली एक होता है आंसर। ये चीज़ याद रखना, मोस्टली। कोई दिक्कत नहीं, कुछ जगह गलत नहीं होगी, पर मैं फिर बार बताऊँ, ये चीज़ समझो। जहाँ उद्देश्य पूछता है, कारण पूछता है, और मोस्टली एक सही होता है। अब देखो, ये देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। कवक मूल के माइक्रोराइजल जैव प्रौद्योगिकी। अब देखो टेक्नोलॉजी साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल आंसर आएगा। जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने। देखो पॉजिटिव वो बहुत सारी टेक्निक मुझे बता रहा हूँ ना। देखो पॉजिटिव है, सूखे का प्रतिरोध करने में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, एकदम सही बात है, ऐसे तो सही है, ताकि रेगिस्तान में भी अपन लगा सके। पीएच की अति सीमा को सहन करने की क्षमता आ जाती है, एकदम सही बात है, जहाँ मान लो कि अपना लवणीय क्षेत्र बनते जा रहा है वहाँ पे अपन लागू करेंगे। रोगग्रस्त में प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है, एकदम सही बात है, तीनों के तीनों सही है। साइंस का एप्लीकेशन का आल। और याद रखना भविष्य की टेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी, आल ऑप्शन होगा, क्वेश्चन की डिमांड वाइड होती है, आल के आल सही होंगे। अब देखो 1 2 3 4 ध्यान से ना, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो इसी पेपर में पूछा था, इसी पेपर में पूछा था क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना मुझे ये चीज़ याद रखना है, ट्रिक है, ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। जब भी प्रधानमंत्री होगा किसी मेंबर, तो याद रखना वो अध्यक्ष होगा। ये बोल रहा है कि अध्यक्ष वित्त आयोग है, अरे भाई कैसे होगा, अरे काउंसिल का मैंने क्या बोला था कि तो मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, एकदम गलत। और जब ये गलत गया ये सही है, तो इन दोनों में से तो ये एक ही सही होगा, चारों तो सही होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री होगा, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण तो होंगे, परिषद में मैंने बोला था ना मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो जरूर आएंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रीय विकास की बात कर रही है, नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात है क्या रखना, वित्त आयोग का अध्यक्ष मैंने क्या बोला था, क्या तो ब्यूरोक्रेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका काउंसिल का मंत्री होगा, तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कट जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें एक एक ट्रिक याद काम आती है। अब देखो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है। अब देखो मैंने कहा स्टैटिक पार्ट क्वेश्चन है, तो डी तक कौन सा जाएगा, ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सेम है, देखो अच्छे से पढ़ोगे, दोनों सेम है, तो दोनों में से आंसर आएगा इनमें से, तो ये तो कट गया। कुल देखो राष्ट्रीय आय पूछ रहा है, इनकम, जिस वाले परिवार की आय, तो सारे सदस्य जितने कमाते हैं उसका आय, एक एवरेज। अब देखो कुल उपभोग और निवेश के व्यय के योग के बराबर होगी, अरे नहीं। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, अरे नहीं, ठीक है। अब देखो नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवा के कुल मूल्य के बराबर होगी। अब देखो आंसर इन दोनों में से, ऐसे भी दो ऑप्शन तो अपन ऐसे काट देंगे। अब जो नागरिकों उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ठीक है, याद रखना। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये आएगा, नागरिक सही नहीं रहता है, क्या बात करें, बहुत सारी विदेशी कंपनियां होती है, वो लोग भी तो काम करते हैं ना, तो ये चीज़ रखना, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से लोग काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आगे भी जाके आपको मिलेगा, 1 2 3 ध्यान से समझना। ग्रामीण परिवारों की निम्नलिखित में कौन सी सीधी ऋण सुविधा, याद रखना सीधा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायरेक्ट ऋण देता हो, अरे भाई बैंक तो ऋण देने का काम करते हैं, ये तो जरूर आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तो ग्रामीण तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ 100% जाएगा। भूमि विकास में भूमि किससे संबंधित है, किसानों से, ग्रामीण, ये सब आएगा,
दो तो जरूर आएंगे, तीनों सही होंगे नहीं। अब ये क्यों नहीं होगा? नाबार्ड है, याद करना। नाबार्ड जो है, याद रखना, डायरेक्ट लोगों को ऋण नहीं देता, ये संस्थाओं को ऋण देता है, बस इतना सा पता हो। यही इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। दो स्टेटमेंट सही होंगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2011 से लेकर 2013 का पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लो, इनका सॉल्यूशन पढ़ लो। कम से कम मैं बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2024 में, इन्हीं 3 पेपरों से 20 से 25 क्वेश्चन। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लेना। और आगे एक एक चैप्टर कहाँ पे कौन सी ट्रिक लग रही है, क्या है। अब यहाँ पे नाबार्ड का जैसे पता है, नाबार्ड का क्या काम है, मैं कुछ कुछ बता ही देता हूँ। तो ये अच्छे से क्लियर करके चलो, एक एक चीज़ क्लियर करके रखोगे तब जाके बहुत फ़ायदा आएगा।